ओके, तो आज हम आ गए हैं एक अपने नए लेक्चर में, नए सीरीज में जिसका नाम है नीट मास्टरमाइंड। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं नीट ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। हम इसमें केवल और केवल रिवीजन करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी का, वो भी लाइन बाय लाइन। तो आइए बिना टाइम गवाए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर होगा क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इस चैप्टर से क्या करेंगे, अपनी लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं हम किन किन पॉइंट पर हम क्या करेंगे, बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी का ये आपका पहला पैराग्राफ है जिसको हर एक बच्चा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या होता है, छोड़ देता है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं कि इस पैराग्राफ से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं। हम मैंने उसको आसानी से यहाँ पर मार्क कर दिए। आइए समझते हैं। तो इस एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसका था। देखिए ध्यान से, तो आंसर क्या जाएगा, जीएन रामाचंद्रन। देखिए ध्यान से, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में आउटस्टैंडिंग वर्क या फिगर किसका है, तो आंसर क्या जाएगा, जीएन रामाचंद्रन। तो यहां से नीट में पहला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर किसने दिया था। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर किसने दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसका भी आंसर क्या जाएगा, जीएन रामाचंद्रन। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने दिया था, जीएन रामाचंद्रन ने दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स जो प्लेटेड स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, उसको किसने दिया था। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकता है, अल्फा हेलिक्स व बीटा हेलिक्स प्लेटेड स्ट्रक्चर किसने दिया था या किसने डिस्कवरी किया था। तो आपको ध्यान रखना है, पॉलिंग ने किया था। किसने किया था, लिनियस पॉलिंग ने किया था। तो इसका आंसर यहां जाएगा। ठीक है, देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है लिनियस पॉलिंग किसने क्या दिया था, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या किया था, डिस्कवरी किया था। तो इस पैराग्राफ से नीट के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ऑफ द मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं इस पैराग्राफ को। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये पैराग्राफ क्या किया है, निकाल लिया है। ठीक है, यहां से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, हालांकि पूछने नहीं चाहिए लेकिन पूछ सकते हैं क्या, कि फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल कौन था। तो आपका आंसर भी क्या जाएगा, जीएन रामाचंद्रन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछेंगे लेकिन जो 3 क्वेश्चन जो बताए वो पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन जो बन सकते थे हमने आपको बता दिया। बात यहाँ तक क्लियर क्या। अब आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर पर जिसका नाम है क्या, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी के लाइन को केवल डिकोड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि सेल क्या है, तो एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन करती है कि सेल जो होती है क्या होती है, लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्यों होती है, एनसीईआरटी कहती है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो पूरी बॉडी होती है किसकी बनी होती है, सेल से बनी होती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हो सकते हैं एक सेल के बने हो, उनको आप यूनिसेलुलर कह देंगे। कुछ जो होते हैं कई सारे सेल के बने होते हैं, उसको आप मल्टीसेलुलर कह देंगे। बात समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी अपनी इस पैराग्राफ में यही बात आपको समझाती है। ठीक है, कि सेल क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है। बात समझ में आ गया। तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, या आप इसको एक बार रीड कर लें। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, देखो अपन क्लास में करेंगे क्या, मैं एनसीईआरटी यहां पर सामने रखूंगा, उस एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा, पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, और उस पैराग्राफ को फिर आपको टाइम दूंगा, आप पॉज करिएगा स्क्रीन को, वो पैराग्राफ पढ़िएगा और वहां से जो डाउट होगा वो आप मेरे से पूछिएगा। यही अपन रखने वाले हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ टू पैराग्राफ क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को ब्रेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम समझते हैं। हाँ, जो मुझे लगेगा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी के अलावा होगी वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वो आपको बता दूंगा। अगले टॉपिक पर आते हैं। अब ये बात करते हैं व्हाट इज सेल, ये क्या बात करते हैं, सेल क्या है। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके बाद हम इस टॉपिक पर आऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको ध्यान रखने हैं कि सेल बनने के लिए या कोई भी सेल के अंदर बेसिकली
तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं किसी भी सेल के अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? जो पहला कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो तीसरा कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी सेल के पास अगर ये तीन कंपोनेंट होगी, क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल चाहे भी डीएनए या आरएनए या दोनों, अगर ये तीन कंपोनेंट होगा किसी के सेल के पास, तो उसको आप क्या मानोगे? उसको आप कंप्लीट सेल मानोगे। क्या मानोगे? उसको आप कंप्लीट सेल मानोगे। क्या मानोगे? कंप्लीट सेल मानोगे। तो कंप्लीट सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होती हैं? एक तो आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा और क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। ये तीन कंपोनेंट होती हैं तो सेल कंप्लीट सेल माना जाता है। अब देखो ध्यान से, सेल अगर कंप्लीट होता है, सेल अगर कंप्लीट होता है तो इसके फायदे क्या हैं? अगर कोई सेल कंप्लीट सेल है तो क्या शो करता है? वो शो करता है क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है? वो शो करता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई ऐसा सेल जो अपनी लाइफ की एक्टिविटी के लिए किसी अन्य सेल पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो सेल क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि सेल किसी और सेल पर डिपेंड नहीं है अपनी लाइफ की एक्टिविटी के लिए। एक सिंगल सेल सारा काम कर लेगा, डाइजेशन का भी काम कर लेगा, रिस्पिरेशन का भी काम कर लेगा और रिप्रोडक्शन का भी काम कर लेगा। उसको किसी अन्य सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसी सेल क्या करती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। क्यों शो करती है? क्योंकि वो कंप्लीट होती है। उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होते हैं और क्या होते हैं? उनके जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं। बात समझ में आया क्या? अगर अगर इन तीन कंपोनेंट में से सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और क्या? जेनेटिक मटेरियल, अगर इन तीन में से कोई अगर कंपोनेंट क्या होगा? कम होगा, तो सेल कंप्लीट नहीं होगी। क्या होगी? सेल कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट सेल कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, एनीथिंग लेस देन, अगर इसमें से कुछ कम होगा, ठीक है, तो सेल क्या मानी जाएगी? इनकम्प्लीट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इनकम्प्लीट मानी जाएगी। और इनकम्प्लीट सेल के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, इसकी इंश्योरिटी हम नहीं देते हैं। बात समझ में आ गया? अगर कोई सेल इनकम्प्लीट है तो जरूरी नहीं है कि वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करे। बात समझ में आ गया? अब देखो एनसीईआरटी अपने इस वाले पैराग्राफ में यही बात आपको समझाती है। देखो ध्यान से, ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं जो यूनिसेलर होते हैं, जो क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलर मतलब एक सेल के बने होते हैं। ठीक है, ये देखो, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटी जो होती है एक सिंगल सेल में क्या करते हैं? परफॉर्म कर लेते हैं। तो लिखा हुआ ना, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ इन अ सिंगल सेल। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनीथिंग लेस देन, जो तीन चीजें बताया था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और क्या? जेनेटिक मटेरियल, उनमें से अगर कुछ कम होता है, ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल। देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो तीन कंपोनेंट थे उनमें से अगर कुछ भी कम रहेगा तो सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये कंफर्म नहीं होगा कि वह सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा। बात समझ में आ गया? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान इतनी रखने हैं कि सेल के पास अगर तीन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और क्या? जेनेटिक मटेरियल, तो सेल क्या होती है? इनकम्प्लीट। वो सेल क्या होती है? कंप्लीट सेल मानी जाती है। और कंप्लीट सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। ठीक है, जबकि अगर इन तीन कंपोनेंट में से कोई भी कंपोनेंट कम होगा तो सेल इनकम्प्लीट मानी जाएगी। और इनकम्प्लीट सेल कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी अपने पैराग्राफ में ये बात करती है। बात समझ में आ गया? आगे वही लिखती हैं
इसलिए हम क्या कहते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर क्या? कोई दिक्कत क्या सच में? अब देखो ध्यान से, क्या अब ये बात करते हैं किसी बारे में, अगली जो टॉपिक है वह हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, सेल से जुड़े कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट लिविंग सेल थे उसकी डिस्कवरी एंटोन वॉन लीकॉक ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो आप बताओगे एंटोन वॉन लीकॉक ने किया था। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट सेल या फर्स्ट डेड सेल किसने डिस्कवर किया, तो आप बताओगे क्या, रॉबर्ट हुक ने किया था। कहां से किया था? कॉर्क के सेल से किया था। बात समझ में आ गया? बार्क के सेल से किया था, जो कि एक्चुअली में सेल नहीं था, सेल वॉल था जो मरा हुआ होता है। ठीक है। अगर एनसीईआरटी यहां पर आगे बात की है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस की खोज किया। तो देखो यहां पर एनसीईआरटी बात की है, एंटोन वॉन लीकॉक ने क्या दिया था, फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था, फर्स्ट लाइफ सेल को देखा था। कौन? एंटोन वॉन ने देखा। देखो लाइफ सेल लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या बात करोगे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। ठीक है। तो एनसीईआरटी अपने इस पैराग्राफ में ये बातें करती है। ठीक है। अब अगली बात हम किसके बारे में करेंगे, अगली टॉपिक जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, सेल थ्योरी। क्या रहेगी? सेल थ्योरी। क्या रहेगी? सेल थ्योरी रहेगी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो आप बताओगे सेल थ्योरी को किसने दिया था, स्लीडन और सॉन ने दिया था। मैथियास स्लीडन और सॉन ने दिया था। सेल थ्योरी किसने दिया था? मैथियास स्लीडन और सॉन ने दिया था। ठीक है। मैथियास स्लीडन जो थे वह क्या थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। जबकि थियोडोर सॉन जो थे वह क्या थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। देखो यहाँ पर लिखा होगा मैथियास स्लीडन जो थे वह क्या थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ठीक है। और जो आपके थियोडोर सॉन थे वह ब्रिटिश के क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। मैथियास स्लीडन 1838 में, ठीक है, ध्यान से बात समझना, यहाँ मैं समझाता हूँ। ठीक है। क्या समझाता हूँ, देखो ध्यान से, जो मैथियास स्लीडन थे, ठीक है, क्या थे, मैथियास स्लीडन, ठीक है, 1838 में इन्होंने क्या किया, डिफरेंट प्लांट सेल का स्ट्रक्चर किया। डिफरेंट, क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने कई सारे प्लांट सेल का कैरेक्टर डिस्कवर किया। ठीक है, मतलब डिस्कवर किया, कई सारे प्लांट सेल का अपना क्या किया, काम किया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो किसको स्टडी किया, स्टडी, इन्होंने किसका स्टडी किया, स्टडी ऑन डिफरेंट प्लांट सेल। डिफरेंट प्लांट सेल पर इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और डिफरेंट प्लांट सेल पर स्टडी करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, कि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट जो होते हैं आर कंपोज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, और ये सेल आपस में मिलकर बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये लाइन किसकी है, मैथियास स्लीडन की है। बात समझ में आ गया क्या, कि ऑल प्लांट सेल कंपोज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फॉर्म प्लांट टिश्यू। ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी कौन किसकी स्टेटमेंट है। ठीक है। अब मुद्दा से इसके बाद आया क्या, थियोडोर स्वान आए। थियोडोर स्वान चूंकि क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल की स्टडी की है। डिफरेंट टाइप की इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की, डिफरेंट टाइप की इन्होंने एनिमल पर स्टडी किया। और वहां से एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने पाया कि जो एनिमल सेल होती है उसके चारों तरफ, एनिमल सेल के चारों तरफ क्या होती है, एक थीन बाउंड्री पाई जाती है। इन्होंने क्या कहा कि जो एनिमल सेल होती है क्या होती है, मान लो ये कोई एनिमल सेल है, ये क्या है, कोई एनिमल सेल है, ये कोई क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के क्या होते हैं, आउटर मोस्ट एरिया में क्या होती है, एक थीन बाउंड्री होती है। और इसी थीन लेयर को, इसी थीन बाउंड्री को आज की डेट में हम क्या जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या जानते हैं इसको हम, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि जो थियोडोर स्वान थे उन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल पर स्टडी किया था, और वहां से यह निष्कर्ष निकाला था कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो थीन होती है, और उस थीन आउटर मोस्ट लेयर को आज की डेट में हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब इतना कहने के बाद, ठीक है, अब इतना कहने के बाद ये क्या करते हैं, प्लांट सेल की स्टडी करते हैं। और जब प्लांट सेल की स्टडी करते हैं तो इनको प्लांट सेल के बाहर एक मोटी सी कवरिंग दिखाई देती है जिसका नाम ये सेल वॉल रखते हैं। और ये कहते हैं कि हर एक प्लांट का यूनिक फीचर होता है क्या, सेल वॉल। समझ में आ गया? तो सेल वॉल को फर्स्ट टाइम किसने बताया, आपको ध्यान रखना है,
मैथियास स्लिडन आप आंसर नहीं देंगे, आप थियोडोर स्वॉन बताएंगे। ठीक है, तो थियोडोर स्वॉन के दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कि ऑल एनिमल हैव अ थिन बाउंड्री विच नोन एज सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, ऑल प्लांट सेल हैव अ थिक आउटर लेयर विच नोन एज सेल वॉल। ठीक है, इनके दो स्टेटमेंट थे। अब बाद में इन्होंने क्या किया, इन दोनों स्टेटमेंट को क्या किया, मिला दिया, और इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर यह सेल हाइपोथेसिस देते हैं। क्या देते हैं, ये सेल हाइपोथेसिस देते हैं, और सेल हाइपोथेसिस देते हैं और उसमें कहते हैं कि सभी प्लांट और एनिमल जो होते हैं, सभी प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट में यहाँ ये बात कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखो, यहाँ मैं चलता हूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं जो आपके क्या थे, मैथियास्लिडन थे। मैथियास्लिडन क्या किए, इन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ क्या दिया, प्लांट देखा, और उन्होंने देखा कि ऑल प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। ठीक है, और ये सेल क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब सेम टाइम में थियोडोर स्वॉन आते हैं। ठीक है, सेम टाइम में क्या आते हैं, ये स्वॉन आते हैं 1847 में, जो क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये क्या करते हैं, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, एनिमल सेल पर स्टडी करते हैं, और क्या बताते हैं, कि एनिमल सेल हैव अ क्या, थीन आउटर लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको आज के डेट में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल के अलावा प्लांट सेल पर स्टडी किया, और क्या बताया, इन्होंने बताया स्टडी ऑन प्लांट सेल किया, और क्या बताया, प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल इज यूनिक करेक्टर ऑफ क्या, यूनिक करेक्टर ऑफ क्या, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है, यूनिक करेक्टर होती है। ठीक है, अगली बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपने इन दोनों स्टेटमेंट को क्या किया, कंबाइन किया, और एक हाइपोथेसिस दिया, सेल हाइपोथेसिस। सेल हाइपोथेसिस क्या कहता है, सेल हाइपोथेसिस, इसका मतलब कि सभी प्लांट और एनिमल जो होते हैं वह सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। देखो ध्यान से, स्वॉन हाइपोथेसिस क्या कहता है, बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज समझ सकते हो, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उसको आप सेल प्रोडक्ट मान सकते हो, या जो आपके लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको भी आप सेल प्रोडक्ट मान सकते हो। ठीक है क्या, तो सभी एनिमल जो होते हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यह क्या इसका कहना है, यह आपके थियोडोर सॉन का कहना है। ठीक है, अब बाद में थियोडोर सॉन और क्या, मैथियास लिडन आपस में मिलते हैं और एक कंबाइंड थ्योरी देते हैं, और वो कंबाइंड थ्योरी क्या कहलाती है, सेल थ्योरी कहलाती है। उस सेल थ्योरी की खास बात होती है, उसमें कई सारे पॉइंट थे, उस सेल थ्योरी में क्या थे, कई सारे पॉइंट थे, लेकिन उसमें एक पॉइंट खास थी जो आपको पढ़ने हैं, कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ने क्या कहा, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, ये क्या थी, आपकी सेल थ्योरी थी। क्या थी, सेल थ्योरी थी। अब इस सेल थ्योरी में कुछ कमियां थी। इनसे पूछा गया, अगर सभी ऑर्गेनिज्म जब सेल से बनते हैं तो सेल किससे बनता है, या नया सेल कैसे बनता है। इन्होंने कहा कि सभी ऑर्गेनिज्म अगर सेल से बनते हैं, या सेल से प्रोडक्ट में से, सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं, तो सेल कैसे बनता है, या नया सेल कैसे बनता है। तो इस बात का आंसर ये नहीं दे सके, तो यही सेल थ्री क्या बन गई, ड्रॉबैक बन गई। तो आपको ध्यान रखना है, सेल थ्री का ड्रॉबैक क्या था, तो सेल थ्री ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि हाउ न्यू सेल अराइज्ड, या नई सेल कैसे बनती हैं, उसको सेल थ्री एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बात समझ में आ गया। अब बाद में दूसरे साइंटिस्ट रूडोल्फ विर्चो 1855 में आते हैं। रूडोल्फ विर्चो क्या आते हैं, 1855 में आते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बात समझते हैं। ये जो आपके यहां समझते हैं, ये जो आपके क्या थे, मैथियास लिडेन और सॉन थे, उन्होंने क्या ये साथ मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, साथ मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। एक कलर दिखाई दे रही है क्या, मैं चेंज कर लूं, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूं, पर्पल रख देता हूं, सेल थ्योरी दिया। अब देखो ये थ्योरी क्या कहती है, वही कहती है ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। लेकिन इस थ्योरी की क्या कमियां थी, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड, यह नहीं बता पाई कि न्यू सेल बनते कैसे हैं। बात समझ में आ गया। अब इसको कौन एक्सप्लेन किया, रूडोल्फ विर्चो 1855 में। तो इन्होंने क्या, सेल लीनियस थ्योरी दिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया था, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, हम समझाते हैं आपको। ओमनिस का मतलब होता है बनना, सेलुला का मतलब होता है सेल,
ई का मतलब होता है से, और सेल्ला का मतलब होता है फिर से सेल, मतलब सेल से सेल का बनना, सेल से सेल का बनना। यही तो क्या थी, ड्रॉबैक थी किसकी, सेल थ्योरी की। सेल बनते कैसे हैं, तो रूडॉल्फ विर्चो ने बता दिया। क्या बता दिया कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई सेल डिवीजन। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा कि सभी सेल क्या होती हैं, सभी नई सेल क्या होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं डिवीजन के जरिए। तो उन्होंने नाम दे क्या दिया, ओमनिस सेलाई सेल। ओमनिस का मतलब क्या, बनना, सेल्ला का मतलब सेल, ई का मतलब से, और सेल्ला का मतलब क्या, सेल, सेल से सेल का बनना। ठीक है, अब बाद में क्या किया, फिर सेल थ्री को मॉडिफाइड किया गया, और मॉडिफाइड कर कर मॉडर्न सेल थ्री दिया गया। क्या दिया गया, मॉडर्न सेल थ्री दिया गया। अब मॉडर्न सेल थ्री में कई सारी बातें थी, लेकिन मेन दो बात एनसीईआरटी मेंशन की है। क्या मेंशन की है, कि सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो बात लिखी है वो लिखी है कि सभी न्यू सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, इसके थ्रू, डिवीजन के थ्रू। तो देखो ध्यान से, आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, क्या देखो यहाँ से, मैथियास, स्लिडेन एंड सॉन गिव द सेल थ्री अ फाइनल शेप। ठीक है, जो रूडॉल्फ विर्चो थे वो सेल थ्री को क्या दिए, फाइनल शेप दिए। हालांकि नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि किसने सेल थ्री को फाइनल शेप दिया, तो आप क्या बताओगे, रूडॉल्फ विर्चो ने दिया था। कब दिया था, 1855 में दिया था। ठीक है, अब सेल थ्री को आज हम किस कैसे जानते हैं, पहला स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, ऑल, दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल जो होते हैं क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब अगर इनसे पूछा गया बताओ, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, ये एक सेल है, तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, ये अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, ये अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, तो पहला सेल कैसे बना होगा, इस अर्थ का पहला सेल कैसे बना होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इस अर्थ का पहला सेल खुद से बना है। कैसे बना है, खुद से बना है। इस नेचर में अगर कोई सेल या कोई चीज अगर खुद से बनता है तो उसको डी नोवो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी नोवो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी नोवो कहते हैं। इसका मतलब पहला सेल कैसे बना है, डी नोवो से बना है, सेल्फ मेड है। कैसे, उस टाइम इन्वायरमेंट ऐसा था, उस टाइम ऐसा इन्वायरमेंट था कि बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते चले गए और उससे एक सेल बना दिए, जिससे फर्स्ट सेल बना लाइफ का। तो फर्स्ट सेल खुद से बना है, डी नोवो मेथड से बना है, सेल्फ मेड है। आप पूछ सकते हो क्या सर आज भी सेल खुद से बन सकती है, जी बिल्कुल नहीं। आज का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि कोई सेल खुद से बन जाए। एनवायरनमेंट पहले ऐसा था, तब डी नोवो से सेल बना था। आज एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि कोई सेल फिर से बने या कोई सेल खुद से बने। बात समझ में आ गया। आज के टाइम में सेल केवल और केवल सेल डिवीजन से बनती हैं, ठीक है, डी नोवो से नहीं बनती हैं। ये बातें आपको ध्यान, इतनी बातें एनसीईआरटी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करेंगे। समझते हैं इस चीज को, देखो ध्यान से, ओवरव्यू ऑफ सेल को समझते हैं। देखो क्या समझते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो सेल होते हैं, जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक सेल होती है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है आपकी, यूकैरियोटिक सेल होती है। क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। क्या होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। अब देखो, प्रो का मतलब होता है क्या, पुराना। प्रो का मतलब क्या होता है, पुराना। वो आप वाला प्रो नहीं है, आप वाले प्रो का मतलब एडवांस होता है, लेकिन यहाँ वाले प्रो का मतलब क्या होता है, पुराना या प्रिमिटिव, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या, न्यूक्लियस या केंद्रक। कैरियोटिक, जो टिक वर्ड है उसका मतलब होता है कैरेक्टर, लक्षण। और सेल मतलब कोशिका या सेल, मतलब ऐसा सेल जिसके पास क्या हो, पुराने न्यूक्लियस होने के लक्षण हो या कैरेक्टर हो, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके सिलेबस में जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सी बैक्टीरिया, एक ट्रू बैक्टीरिया दे रखी है, एक आर्की बैक्टीरिया दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, माइकोप्लाज्मा दे रखा है। क्या दे रखा है, माइकोप्लाज्मा दे रखा है। इसी को हम पीपीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम पीपीएलओ कहते हैं। और जो चौथा चीज दे रखा है वो बीजीए दे रखा है। क्या दे रखा है, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी दे रखा है। ये चार जो
स्ट्रक्चर हैं ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, प्रोकैरियोट सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बीजीए, ये चार आपके सिलेबस में हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गया। अगर आप यूकैरियोट की बात करोगे, यू मतलब होता है क्या, ट्रू, सत्य। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, टिक का मतलब करेक्टर, सेल का मतलब कोशिका या सेल, मतलब ऐसा सेल जिसके पास क्या हो, सत्य न्यूक्लियस हो, सत्य ट्रू केंद्रक हो, उसको क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें कौन कौन आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसके अंदर सारे प्लांट आ जाएंगे, प्लांटी किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम, जो फंगल वाला किंगडम होती है वो आ जाएगा, ठीक है, प्रोटिस्टा आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर, यूकैरियोट सेल के अंदर। अब यूकैरियोट सेल भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक प्लांट सेल, ठीक है, एक प्लांट सेल, और एक क्या होती है, एनिमल सेल होती है। एक प्लांट सेल होती है और दूसरी क्या होती है, एनिमल सेल होती है। बात समझ में आ गया। इनके अपने कुछ डिफरेंस होते हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, सच में यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। उससे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सेल के शेप साइज को हम ध्यान रखते हैं, सेल की शेप साइज बात कर लेते हैं। ये चीजें आप नॉर्मली छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं आप, जो सेल की शेप साइज होती है, ठीक है, जो सेल की क्या होती है, जो शेप साइज होती है उसको आप छोड़ देते हैं, ठीक है। नीट में ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल जो होती है वह सिमिलर नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल जो होती है हमेशा सिमिलर नहीं होती है, ठीक है, उनकी शेप साइज स्ट्रक्चर क्या होती हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सभी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, सभी यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, सभी यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। उनकी शेप साइज, लेंथ, विड्थ ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। किस सेल की कितनी शेप होगी, कितनी साइज होगी, ठीक है, ये उनके फंक्शन पर डिपेंड करता है, या कैसी शेप होगी। तो सेल की शेप साइज उनके फंक्शन के ब्याह पर डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, जैसे एग्जाम्पल देखो ध्यान से, कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो माइकोप्लाज्मा होता है, क्या होता है, एनसीईआरटी इसको स्मॉलेस्ट सेल मानती है, क्या मानती है, इसको स्मॉलेस्ट सेल मानती है। जो आपका माइकोप्लाज्मा है, क्या है, माइकोप्लाज्मा है, इसको कहती है क्या, स्मॉलेस्ट सेल मानती है, क्या मानती है, स्मॉलेस्ट सेल मानती है। तो माइकोप्लाज्मा की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर होती है, कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर होती है, किसकी, माइकोप्लाज्मा की लेंथ, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब एनसीईआरटी ना यहाँ पर पीपीएलओ कहती है क्या, ये 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। आप कहोगे सर ये माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ तो एक ही होता है, फिर इनका लेंथ कैसे अलग अलग है। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ पर दो जगह इसलिए दे रखी है, उन्होंने एक को लेंथ वाइज बात किया, एक को डायमीटर वाइज बात कर लिया है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ क्लियर। सच में अगर आपसे पूछेगा कौन स्मॉलेस्ट सेल है, तो आप इन दोनों में से एक लगा दोगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत क्या, आगे चलें। अब देखो ध्यान से, तीसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है क्या, एक बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी को जब रीड करोगे ना, वहां दो डेटा दे रखा है, फिगर में देखोगे तो फिगर में दे रखा है क्या, 1 से 2 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया की लेंथ होती है या साइज होती है, ठीक है, और दूसरा दे रखा है क्या, 3 से 5 हो सकती है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है, बैक्टीरिया 1 से 2 मतलब ये 3 से 5 माइक्रोमीटर की हो सकती है, ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तीसरा आपको ध्यान रखना है क्या, एक मेच्योर आरबीसी, जो मेच्योर आरबीसी होती है वो लगभग क्या होती है, 7 माइक्रोमीटर की होती है, कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर की होती है। एनसीईआरटी आगे लिखिए क्या, एक यूकैरियोट सेल, जो एक यूकैरियोट सेल होता है, क्या होता है, एक यूकैरियोट जो सेल होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है, कितना होता है वो, 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये लेंथ भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने वायरस के बारे में दे रखा है, किसके बारे में दे रखा है, वायरस के बारे में दे रखा है। तो वायरस के बारे में ध्यान रखना है क्या, ये आपका 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर, ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है, 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है। आप कहोगे सर ये तो माइकोप्लाज्मा भी छोटा है, हाँ लेकिन ध्यान रखना है, ये माइकोप्लाज्मा छोटा है, बात सही है,
लेकिन आप इसको स्मॉलेस्ट सेल नहीं मानोगे, वायरस को स्मॉलेस्ट सेल नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है वह ए सेलुलर है। क्या है ये? ए सेलुलर है। क्या ये? ए सेलुलर है। ठीक है। अगर पूछता है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ऑप्शन माइकोप्लाज्मा और वायरस दोनों दे रखा है, तो वायरस को आप नहीं लगाओगे, माइकोप्लाज्मा को ही लगाओगे। क्यों? क्योंकि वायरस कोई सेल नहीं है, वह ए सेलुलर। यहां तक बात क्लियर क्या? तो ये सेल की हमने शेप के बारे में बात किया। एनसीईआरटी के सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कहाँ दे रखा है, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो कहाँ दे रखा है, इसको हम समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर थोड़ा सा पाओ, देखो लिखा ना सेल, ये जो क्या होते हैं सेल, देखो लिखे ना, सेल डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। किसके भी पर? फंक्शन के भी पर। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा क्या है? आपका स्मॉलेस्ट सेल है, जो कितना होता है? लगभग 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इन लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। वाइल बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया को देखो अगर ध्यान से, डेंसिटी लिखती है, ये देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितनी होती है? 3 से 5 हो सकती है। देखो यहाँ पे इन्होंने 3 से 5 लिखा हुआ है, 3 से 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर पीछे फिगर देखोगे तो हाँ 102 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों चीज मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ 3 से 5। देखो इसमें लिखते हैं क्या, और कोई स्टेप दिखाता हूं मैं। हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। कितनी? लगभग 7 माइक्रोमीटर। कितनी? 7 माइक्रोमीटर होती है क्या? रेड ब्लड सेल का। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आगे अगर देखो, ये फिगर में देखो, ये देखो इस फिगर में देख लो, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1। ठीक है, वायरस और एक क्या? टिपिकल, एक क्या? एक टिपिकल, देखो ध्यान से, एक टिपिकल, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। अब जनरली ये फैक्ट बच्चे छोड़कर आते हैं, ये फिगर ही नहीं देखते हैं, ओके तो छोटा सा देखा क्या ही पढ़े। और यहाँ से एक क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैथ द कॉलम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। बात समझ में आ गया? मैथ द कॉलम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हमने जो ये फैक्ट थे हमने बात कर लिया, साइज हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं शेप के बारे में। किसकी बात करते हैं? शेप के बारे में। शेप के बारे में आपको ध्यान रखना, फैक्ट जो एनसीईआरटी का दे रखा है, ये कहते हैं कि जो हमारी आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है? राउंड और ओवल शेप की होती है, राउंड और बाई कनकेव होती है। कैसी होती है? राउंड और बाई कनकेव होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखते हैं, ये क्या कहते हैं? जो आरबीसी, कौन सी आरबीसी? मेच्योर आरबीसी। जो मेच्योर आरबीसी होती है वो कैसी होती है? राउंड होती है और कैसी होती है? बाई कनकेव होती है। बात समझ में आ गया? आगे कहते हैं क्या? जो डब्ल्यूबीसी होती है, क्या होती है? जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और बायोलॉजी के अंदर जिसका कोई फिक्स शेप नहीं, उसको हम अमीबॉइडल शेप कह देते हैं। क्या कहते हैं? अमीबी शेप कह देते हैं। कोई फिक्स शेप नहीं है, अमीबॉइडल शेप है। यहां तक क्लियर? अब ये बात करते हैं जो सिंपल स्क्वामर्स एपिथेलियम है। एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है किसका? सिंपल स्क्वामर्स एपिथेलियम। किसका दे रखा है? सिंपल स्क्वामर्स एपिथेलियम का फिगर दे रखा है। आपको ध्यान रखना है, जो सिंपल स्क्वामर्स एपिथेलियम होती हैं वो कैसी होती हैं? वो नैरो होती हैं। कैसी होती है? नैरो होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? नैरो होती हैं। कैसी होती हैं? नैरो होती हैं। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? अभी बात करते हैं किस बारे में? ये नर्व सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये नर्व सेल की बात करते हैं। नर्व सेल कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं और कैसी होती हैं? ब्रांच होती हैं। एनसीईआरटी का ध्यान रखना है, पूछेगा नर्व सेल कैसी होती है तो लॉन्ग और ब्रांच होती है। मैथ द कॉलम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं ट्रैकियट्स की बात करते हैं। ट्रैकिया कैसी होती है? इलोंगेट होती है। कैसी होती है? इलोंगेट होती है। बात समझ में आ गया? ये बात करते हैं म्यूजोसेल की बात करते हैं। म्यूजोसेल कैसी होती है? ओवल शेप की होती है। कैसी होती है? राउंड और ओवल होती है। तो जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है फैक्ट ना, उसको आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं, उसको छोड़कर नहीं आने। अदरवाइज क्वेश्चन आ गया तो आप इफ या बट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो ध्यान से कहाँ दे रखा है, इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ।
हाँ, ये फिगर देखो, ये देखो। अब मैंने कहा ना, ये बच्चे छोड़ देते हैं, याद नहीं करते हैं। ठीक है, अरे सर ये तो क्या ये पूछ लेगा, लेकिन आपसे मैथ द कॉलम में पूछ लेगा। तो मैंने जो बताया आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से यहाँ रिवाइज कर देता हूँ, देखो यहाँ से आरबीसी है, ऐसी है बताया ना, राउंड और बाई कनकेव। इधर देखो, इधर डब्ल्यूबीसी है, एमवाइडल शेप। एमवाइडल शेप मतलब कि इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। अब देखो लिख देगा द शेप ऑफ न्यूट्रोफिल्स, द शेप ऑफ लिम्फोसाइट, द शेप ऑफ ल्यूकोसाइट, द शेप ऑफ इओसिनोफिल्स। क्या बताओगे? एमवाइडल शेप बताओगे। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल कुलमनार एपिथेलियम है। क्या है? कुलमनार एपिथेलियम है। कैसी है? ये देखो लॉन्ग और नैरो है। कैसी है? लॉन्ग और नैरो है। ठीक है, पीछे ही बताया मैं, कहां बताया था देखो, सिंपल इस कॉमर्स, सिंपल देखो यहाँ क्या ध्यान रखना है, सिंपल कुलमनार ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सिंपल कुलमनार कैसी होती है? नैरो और लॉन्ग होती है। कैसी होती है? नैरो और लॉन्ग होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल कुलमनार कैसी? लॉन्ग और नैरो। ठीक है, अब देखो नर्व सेल कैसी है? लॉन्ग और ब्रांच है। नर्व सेल कैसी है? लॉन्ग और ब्रांच है। बात समझ गए? ट्रैकियड देखो कैसी है? इलोंगेट है। ट्रैकियड कैसी? इलोंगेट है। मिजोफिल कैसे हैं? राउंड और ओवल शेप है। कैसे हैं? राउंड और ओवल शेप है। ये ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट और ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? ध्यान रखने हैं लॉन्गेस्ट सेल के बारे में। तब जब लॉन्गेस्ट सेल पूछेगा तो बताओगे नर्व सेल। क्या बताओगे आप? नर्व सेल बताओगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल पूछेगा तो क्या बताओगे? नर्व सेल बताओगे। और अगर लार्जेस्ट आइसोलेट सेल पूछेगा तो आप एग ऑफ ऑर्चिस बताओगे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे क्या होती है? लार्जेस्ट सेल होती है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? वो एक सिंगल सेल है, किसी अन्य सेल से अटैच नहीं है। आइसोलेट अकेली सेल है। ठीक है, तो एक अकेली सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ठीक है, देखो यहाँ से लिखा होगा लार्जेस्ट आइसोलेट। ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेट सिंगल सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और नर्व सेल क्या होती है? ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। क्या होती है? नर्व सेल क्या होती है? लॉन्गेस्ट सेल होती है। बात समझ में आ गया। तो ये इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कल हम बात करेंगे ओवरव्यू सेल के बारे में, और उस ओवरव्यू सेल के में हम क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे। तो बाकी बातें कल करेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में। इस सीरीज का नाम रहेगा क्या? एनसीईआरटी मास्टर माइंड।